मैं मोहर सिंह मीना, कमदाम मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय से आज छात्रों आपके सामने BA पार्ट थर्ड का जो टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास जो विषय चल रहा है उस विषय में हमने विदेशी कंपनियां या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ लिया है और उसके बाद 18वीं सदी का भारत की राजनीतिक स्थिति भी पढ़ ली है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना, ब्रिटिश पावर इस्टेब्लिशमेंट इन बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना। इस टॉपिक को आज हम करेंगे। देखिए हुआ क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो क्षेत्रीय राज्य थे वो कमज़ोर मुग़ल शक्ति का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गए थे। उनमें 3 मुख्य राज्य थे, एक तो बंगाल था, एक अवध था। बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने उसकी स्वतंत्रता दिलाई थी। अवध में और एक दक्षिण में हैदराबाद, 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। निजामुल हैदराबाद में की थी और शहादत खान ने अवध में। तो आज हम कर रहे हैं बंगाल जो आधुनिक काल या अंग्रेज़ों के समय या ब्रिटिश काल का जो बंगाल है उसका मतलब पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, 4 राज्य उसमें शामिल थे, उसको हम बंगाल कहते थे। बंगाल में डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हुगली कोठी थी। और 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में अपना पहला कारखाना खोला था। और 1670 से 1700 के बीच बंगाल में अंग्रेज़ों ने अनाधिकृत रूप से व्यापारियों ने अपनी कंपनी नियंत्रण से मुक्त व्यापार किया था, जिसे इंटरलोपर्स कहा जाता है, इंटरलोपर्स। और यही कारण जो इंटरलोपर्स था, जो अनाधिकृत व्यापार जो करते थे, जो उनको छूट मिली हुई थी 1651 में शाह शुजा ने जो दी थी कि एक बार कर जमा कराने के बाद में वो बिना टैक्स दिए साल भर व्यापार कर सकते थे। इसका लाभ इंटरलोपर्स के माध्यम से जो देशी व्यापारी थे उनका भी अपना बताकर जो ब्रिटेन में भेज देते थे और लाभ कमाते थे। यही मुग़ल और ब्रिटिश साम्राज्यिक संघर्ष का मुख्य कारण बना था। और जोब चोरनोक, एक अंग्रेज अधिकारी ने कलकत्ता, गोविंदपुर, सूतनाथी को मिलाकर कलकत्ता की नींव डाली थी और 1697 में। और 1700 में यहाँ पर फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई थी। और फोर्ट विलियम किले का जो पहला गवर्नर है वो चार्ल्स आयर को बनाया गया था। और चार्ल्स आयर के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता को अलग करके स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। ये बंगाल की स्थिति 17वीं सदी तक थी। 1707 में जब औरंगजेब मर गया और यहाँ का उसके उत्तराधिकारी के समय मुर्शीद कुली खान का यहाँ का शासक बना, तो वहाँ से लेकर यानी 1707 के बाद से लेकर 1772 तक बंगाल की क्या स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। तो इस समय हम देखें बंगाल का जो स्वतंत्र बंगाल का जो पहला शासक बना वो मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 तक शासक रहा और उसने बंगाल को मुग़लकालीन सबसे समृद्ध प्रांत बना दिया। इसको दीवान नियुक्त किया गया था पहले 1707 में, लेकिन 1717 में इसने मुग़ल उत्तराधिकारी की मंजूरी को लाभ उठाकर बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया था। 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियर ने, जो उसमें शासक था मुग़ल, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दी थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 रुपये वार्षिक जमा करा के बिना व्यापारी शुल्क दिए व्यापार कर सकती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गाँवों का अधिकार भी दिया था। ये जो सुविधा दी गई थी 3000 वार्षिक कर देने की, ये इसका कारण था कि हैमिल्टन एक डॉक्टर था जिसने फ़र्रुखशियर के बवासीर और फोड़े का इलाज किया था। उससे खुश होकर ये उनको सहायता दी गई थी। ये जो सुविधा थी इनको, जो 3000 वार्षिक देकर बिना सीमा शुल्क दिए मुक्त व्यापार करना, ये अंग्रेज़ों के लिए बंगाल में राज्य स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और नवाबों के लिए सिरदर्द। अंग्रेज़ों ने इस विशेष अधिकार का दुरुपयोग मुर्शीद कुली खां इसका दुरुपयोग किया, जिसका मुर्शीद कुली खां ने विरोध किया। और उस फ़र्रुखशियर के जो फरमान था
उसके माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्वतंत्रता मिली थी उसे मुर्शिद कुली खान ने नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके लिए मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, लेकिन 1726 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र 1 साल तक शासक बना। उसे हराकर शुजाउद्दीन जो उसका दामाद था वो 1727 से 1739 तक बंगाल का शासक बना। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सरफराज खान उसका बेटा शासक बना। सरफराज को मारकर उसका जो गवर्नर था अलीवर्दी खां वो 1740 से 1756 तक बंगाल का शासक बना। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हरा दिया था और 1740 में नवाब बन गया था। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों की छत्ते से की, जिसने उसने कहा कि इनको छेड़ा जाएगा तो ये काट कर मार डालेगी और छेड़ा नहीं जाएगा तो ये कंपनियां शहद देंगी, ये उसने कहा था। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो गई थी। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक रहा। सिराजुद्दौला के समय बंगाल अंग्रेज और फ्रांसीसियों के प्रतिद्वंद्विता के कारण अशांत रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्रुखसियर के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। उसके कर्मचारियों ने, इसे सिराजुद्दौला नाराज था। इसके अलावा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलाबंदी भी कर दी थी बंगाल में, इस कारण भी नाराज था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को किलाबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने नवाब का आदेश मानकर किलाबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं रोका। सिराजुद्दौला ने इस कारण कासिम बाजार जहाँ पर अंग्रेजों का किला था उस पर आक्रमण कर दिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद उन्हें किले में बंद कर दिया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम में अंग्रेजों जो आत्मसमर्पण कर दिया था, कुछ फुलटादीवा आ गए थे जिन्होंने जो आत्मसमर्पण कर दिया था उनको, उनमें से 146 को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। रात भर बंद रहे, सुबह देखा कमरा छोटे होने के कारण 146 में से 123 मारे गए, केवल 23 शेष रहे। ये घटना 20 जून 1756 को हुई फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में। इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसके बाद जनवरी 1757 को रॉबर्ट क्लावी, एडमिरल वाटसन ने कोलकाता फिर अधिकार कर लिया और फरवरी 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि की। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को बंगाल में किलाबंदी करने, सिक्के डालने की अनुमति मिल गई। इस संधि के बाद अंग्रेज आक्रामक हो गए और मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बनाने का आश्वासन दिया। इन गतिविधियों से सिराजुद्दौला नाराज़ हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पलासी नामक एक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज जीते। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र, लतीफ़ खां, रायदुल्ला, मीर मदान और मोहलान ने किया, लेकिन मीर जाफ़र और रायदुल्ला अंग्रेज़ों से मिल गए। इस कारण सिराजुद्दौला की हार हुई, उसे बंदी बनाकर मार दिया गया। उसके बाद 1757 में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेज़ों ने। मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक शासक रहा। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। बाद में 24 परगना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 क्षेत्र ये दे दिए। उसके बाद में मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के संबंध खराब हो गए। अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ा दिया, उनकी लूटपाट से तंग आ गया। तब अंग्रेज़ों के दबाव में आकर मीर जाफ़र ने अक्टूबर 1760 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब रहा। मीर कासिम को जब अंग्रेज़ों ने नवाब बनाया, इस उपलक्ष्य में मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को मिदनापुर, वृंदावन, चटगांव 3 जिले दिए। मीर कासिम अंग्रेज़ों का नियंत्रण कम करना चाहता था, इसलिए उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित की और जो फर्रुखसियर का 1717 का जो फरमान था, सुनहरा फरमान,
जिसमें एक साल का 3,000 रुपये देने के बाद शुल्क अंग्रेज़ों को नहीं देना पड़ता था। इस छूट को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस कर्मचारियों द्वारा, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी थे जो इस फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की। जब अंग्रेज़ नहीं माने तो मीर कासिम ने इस फरमान को नियंत्रित करने के लिए क्रुद्ध होकर भारतीय व्यापारियों की भी चुंगी समाप्त कर दी। इस कारण अंग्रेज मीर कासिम से नाराज़ हो गए और दोनों के बीच, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें मुख्य युद्ध 1764 का बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम मुग़ल सम्राट तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, जिसमें इस युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो ने तीनों सेनाओं को हरा दिया और इनकी 50,000 सेना थी, उनके 8-10 हज़ार, अंग्रेज़ों की 8-10 हज़ार सेना थी। 8-10 हज़ार सेना ने 50,000 सेना को हरा दिया, जिसमें यूरोपीय युद्ध कौशल तकनीक की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। और इसके बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण हो गया। और उसके नियंत्रण के बाद समझौता के लिए लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया गया और लॉर्ड क्लाइव ने दिल्ली के शासक शाह आलम, शुजा-उद-दौला से समझौता किया। वो इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इस इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम को काड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया और 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया। बदले में शाह आलम ने बंगाल, बिहार के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। दूसरा समझौता इलाहाबाद संधि में शुजा-उद-दौला से किया। शुजा-उद-दौला से 50 लाख रुपये हर्जाने के रूप में लिया, उसकी सेना की कटौती कर दी। विदेशी संबंध उसको पूछकर बनाया जाएगा, ये तय किया गया। इसके बाद 1765 में संधि हुई। इसके बाद 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, यानी 1764 में मीर जाफ़र को वापस शासक बना दिया। 5 फरवरी 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसके पुत्र नाजिम-उद-दौला को नवाब बनाया। नाजिम-उद-दौला के समय बंगाल में 1765 से 1772 तक द्वैध शासन लगाया, जिसका जनक कॉर्टिस को माना जाता है, जिसमें भयंकर मतलब द्वैध का मतलब दोहरा शासन, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास, पैसा और किसी और से, नियंत्रण किसी और के पास। इससे काफ़ी शोषण हुआ। लगभग 2,24,67,500 रुपये बंगाल से वसूल कर इंग्लैंड ले जाया गया। भयंकर काल पड़े, लोग भूखमरी से मारे गए। इसलिए 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला 1717 से 1775 रहा। ये था बंगाल पर अंग्रेज़ों के साम्राज्य की स्थापना। आगे कैसा कल पढ़ेंगे।